वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मुदिता और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 22 सॉल्व करने वाले हैं। आज है ट्यूसडे 25 अगस्त 2020। सो गाइस, वर्कशीट सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो रिटर्न में मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी मिल जाएंगे और वीडियो में भी, और साथ में टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे। सबसे पहले हम जो चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है, और उसके बाद सारे क्वेश्चंस को भी मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझा दूंगी। यहाँ हम इंग्लिश मीडियम में क्लास 10th की वर्कशीट को सॉल्व कर रहे हैं, और ये आज आपको चैप्टर पढ़ना है ज्योग्राफी का। ठीक है, भूगोल का आपको चैप्टर पढ़ना है। वो भी हमारा जो चैप्टर है वो है क्रॉप से रिलेटेड। ठीक है, कृषि होता है, फार्मिंग से रिलेटेड वो चैप्टर है, उसका कुछ पार्ट दिया हुआ है, तो उसी को हम देखते हैं। इसमें एक टेबल बना के आपको समझाया हुआ है, थोड़ा सा इसको ध्यान दे के समझेंगे। ठीक है, तो इसी का आपको डिफ्रेंशिएट करना है या कंपैरिजन करना है आपको 3 टाइप ऑफ क्रॉप्स का। तो इन 3 टाइप ऑफ क्रॉप्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले है अर्ली सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा है इंटेंसिव लाइवहुड फार्मिंग, और तीसरा है कमर्शियल एग्रीकल्चर। यानी 3 टाइप ऑफ फार्मिंग या एग्रीकल्चर आप कह सकते हो। जो फर्स्ट होती है, जो होती है जीवन निर्वाह के लिए। ठीक है, सबसिस्टेंस यानी जीने के लिए जो फार्मिंग की जाती है, अपने रिक्वायरमेंट के लिए की जाती है, उसको कहा जाता है। इसके नाम से ही क्लियर होता है। ठीक है, नंबर 2 है इंटेंसिव लाइवलीहुड फार्मिंग। ठीक है, और थर्ड है कमर्शियल, यानी कि बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए फार्मिंग की जाती है, एग्रीकल्चर किया जाता है वो। अब इसका हम कंपैरिजन देखते हैं, यहाँ टेबल के फॉर्म में समझाया हुआ है, थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट है, हम अर्ली वाले में देखते हैं, अर्ली सबसिस्टेंस फार्मिंग में इट इज़ डन ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लें कि ये किस तरह की फार्मिंग होती है। ये इस तरह की फार्मिंग होती है जैसे कि हर छोटा किसान होता है, उसकी अपनी कुछ ज़मीन होती है, उस पर जो वो फार्मिंग करता है वो किसके लिए करता है, अपने खाने पीने और इतना के लिए जितना वो सर्वाइव कर जाए उतने की फार्मिंग कर पाता है। तो फर्स्ट टाइप ये इसी कैटेगरी की आती है। इसका एग्जांपल आप लाइव देख सकते हो। हर किसी के पास गांव में अपने छोटे छोटे खेत होते हैं, कुछ पीसीस होते हैं खेत के, जहाँ पे वो फसल उगाते हैं, गेहूँ, गन्ना। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो बेचने के लिए नहीं उगाते हैं, उससे वो क्या करते हैं, अपना ही खर्चा चलाते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो ये क्या होता है, इट इज़ डन ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। धरती के एक छोटे टुकड़े पर या भूमि के एक छोटे टुकड़े पर किया जाता है। दूसरा क्या है, इंटेंसिव लाइवलीहुड। इंटेंसिव लाइवलीहुड कैसा होता है, इट इज़ डन ऑन लार्ज फार्म। जो लार्ज, यहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ है, गलत मिसप्रिंट है, पर ये फार्म होगा, FARM। ठीक है, आप फार्म हाउस देखते हैं ना, तो वैसे ही ये फार्म है, तो बड़े फार्म पे की जाती है। इसके बाद थर्ड है कमर्शियल। तो कमर्शियल में क्या होता है, मॉडर्न सीड्स, पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड। ये जो होती है ये भी बहुत बड़े लैंड पर होती है, और एक ही लैंड पर एक ही तरह की फसल उगाई जाती है। जैसे आप देखते हैं असम और ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे चाय की खेती की जाती है, बागान लगाए जाते हैं, कॉफ़ी की खेती। तो ये कैसी होती है, कमर्शियल। वो किस लिए उगाए जाते हैं, वो इसलिए उगाए जाते हैं जिससे बिजनेस होता है। ठीक है, उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज़ में भी, ऑल ओवर इंडिया में भी। तो इसको क्या कहा जाता है, कमर्शियल एग्रीकल्चर किया जाता है, कहा जाता है, जो बहुत बड़ी लैंड पे होता है। ठीक है, और पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न सीड, नई तरह की बीजों का इस्तेमाल होता है, दवाइयों का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है। फिर हम फर्स्ट वाले में दोबारा से देखते हैं, दूसरा पॉइंट, इट इज़ डन विद एंशियंट टूल लाइक कुदाली, हसिया, खुरपा एक्सेट्रा। इसमें कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, जो पारंपरिक औजार होते हैं। घर पे आपने देखा होगा या गांव में देखा होगा, कुदाली होता है, हसिया होता है, ठीक है, खुरपा होता है, जो कुछ हाथ से पकड़ने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। और फैमिली मेम्बर्स मिलकर ही इस कृषि को करते हैं, इस खेती को करते हैं। मतलब इसके लिए वो बाहर से लोग हायर नहीं करते, परिवार के सदस्य ही करते हैं, और कुछ सपोर्ट के लिए, वो सहायता के लिए आसपास के लोगों को भी कई बार ले लेते हैं। लेकिन अगर हम सेकेंड टाइप की ऑफ देखें, इंटेंसिव में, तो इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है, मॉडर्न मशीन्स, इसमें मशीन्स इस्तेमाल होती हैं, मॉडर्न मशीन्स और बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल होता है। हाई प्रोडक्टिविटी सीड्स, यानी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देने वाले हम बीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे लैंड भले कम हो पर वहाँ पे हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। थर्ड होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, और पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं कमर्शियल में। कमर्शियल में क्या होता है, प्लांटिंग एग्रीकल्चर इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर।
प्लांटिंग एग्रीकल्चर जो है कमर्शियल इसका ही का है, एक क्या है, पार्ट है। इन दिस सिंगल क्रॉप is sown on a large tract of agriculture with the help of large capital and worker। तो इस तरह की जो खेती होती है कमर्शियल या बिजनेस के लिए जो की जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी यानी पैसे की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा लेबर यानी लेबर और कैपिटल दोनों की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप कमर्शियल फार्मिंग करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारे मजदूर चाहिए, बहुत सारे किसान चाहिए, तो उसके लिए आपको हायर करना पड़ता है और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। कम टू द नेक्स्ट, आगे चलते हैं। इसका एक और थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड डिफरेंस वो देख लेते हैं कि अगर हमारे जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स डिपेंड्स ऑन रेनफॉल एंड सॉइल फैसिलिटी। जो हमारी फर्स्ट वन है वहाँ पे क्या होता है, फार्मर्स किस पे डिपेंड करते हैं, रेनफॉल पे और सॉइल फर्टिलिटी, यानी उनकी फसल कैसी होगी ये किस बात पे डिपेंड करता है कि बारिश कितनी होगी, मॉनसून कैसा होगा, रेनफॉल कितना होगा, उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं इसके ऊपर। दूसरा सॉइल फर्टिलिटी, यानी वो सीड्स पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, इसलिए वो डिपेंड करता है कि उनकी जो लैंड है वो सॉइल फर्टिलिटी कैसी है, यानी उसकी जो मिट्टी है उसकी उपजाऊता कैसी है, इस बात पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम इंटेंसिव फार्मिंग की बात करते हैं तो इंटेंसिव में क्या होता है, वो जो सिंचाई करते हैं वो किससे करते हैं, कैनाल्स, यानी कि जो नहर होती हैं, आपने देखा होगा ज़्यादातर खेतों के पास से नहर निकलती हैं, इसीलिए निकाली जाती हैं। तो कनाल्स एंड ट्यूबवेल्स क्या होते हैं, कई बार हम प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी लगा देते हैं, जो बोरिंग भी करवा देते हैं, वहाँ से पानी का यूज़ होता है, तो ये सारे इंटेंसिव के लिए यूज़ होते हैं। अगर हम बात करें कमर्शियल की, तो किस टाइप की फसलें होती हैं कमर्शियल में, टी, कॉफ़ी, रबर, सुगर केन, बनाना एसेट्रा आर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इट इज़ इंटरफेस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ये क्या है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, यानी आप प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के जो बीच में सहयोग का काम करता है। अगर आप बोलें कमर्शियल, कैसे, यहाँ पे प्राथमिक क्या होता है, खेती होती है, और इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो जब हम कमर्शियल फार्मिंग करते हैं तो यहाँ से उठा के सीधा इंडस्ट्री में चला जाता है और वो प्रोडक्ट बना के सप्लाई किए जाते हैं। तो आपको पता है कि टी, कॉफ़ी ये कहाँ उगाई जाती हैं, असम में, ठीक है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहाँ पर उगाई जाती हैं, और इसका हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये तीन बेसिक डिफरेंस हमने देख लिए, 3 टाइप ऑफ जो हमारी फार्मिंग है। फर्स्ट वन हम इंटेंसिव लाइवलीहुड और कमर्शियल में बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स और सीड्स और केमिकल्स का यूज़ करते हैं, एक ही लैंड पर की जाती है। अगर हम इंटेंसिव लाइवलीहुड की बात करें तो उसे क्या किया जाता है, एक लैंड पे किया जाता है पर मल्टीपल फसल एक ही लैंड पर उगाई जाती हैं, ठीक है। और फर्स्ट वन तो वो अपनी पारिवारिक होती है, परिवार के लिए होती है, अपने जीने के लिए होती है। इसके बाद आपको एक और चीज़ दिया हुआ है, 3 टाइप ऑफ क्रॉप्स। आपको पता है कि हम जो फसल को उगाते हैं और काटते हैं उसके हिसाब से उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। वो 3 कैटेगरी कौन सी हैं, वो 3 कैटेगरी हैं रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स। रबी, खरीफ और जायद, उसके बीच में भी आपको डिफ्रेंशिएट करने को दिया हुआ है, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले रबी क्रॉप्स किन्हें कहते हैं, द क्रॉप इज सोन इन द विंटर सीजन बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड बिटवीन द अप्रैल टू जून। ये वो फसलें होती हैं जिन्हें कब हम उगाते हैं, इन्हें हम अक्टूबर टू दिसंबर में उगाते हैं और अप्रैल टू जून में क्या करते हैं, इन्हें काट लेते हैं। यानी कि जो रबी फसल होती हैं वो कौन सी होती हैं, विंटर फसल्स भी आप इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि इन्हें विंटर में उगाया जाता है और गर्मी आते आते काट लिया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच जो ठंड होती है उस टाइम इन्हें उगाया जाता है, और अप्रैल टू जून के बीच जब गर्मी आती है तब इन्हें काट लिया जाता है। दूसरा है खरीफ फसल। ये कौन सी होती है, खरीफ क्रॉप इज सोन इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री विद द अराइवल ऑफ मॉनसून एंड हार्वेस्टेड सितंबर टू अक्टूबर। इसे कब उगाया जाता है, जब मॉनसून कमिंग होता है। मॉनसून कब आता है, आपको पता है मई, जून, जुलाई का जो ये टाइम है हमारी कंट्री में अलग अलग जगह पे मॉनसून आता है, तो इस टाइम पे इसको उगाया जाता है और सितंबर टू अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसको क्या गर्मियों में उगाया जाता है, ठीक है। इसको मॉनसून जब आता है तो वही गर्मी होती है, उस टाइम उगाया जाता है और विंटर्स में काट लिया जाता है। तो इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताती हूँ। रबी, ठीक है, जो रबी है वो शॉर्ट होता है और विंटर भी शॉर्ट होता है।
अगर आप विंटर देखेंगे तो विंटर शॉर्ट होता है, तो रबी फसलें किस में होती हैं, विंटर में। और खरीफ थोड़ा सा बड़ा होता है और वो किस में होता है, समर भी थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। इसके बाद जायद क्रॉप्स कौन से होते हैं, जायद क्रॉप्स है इट इज़ शोन इन समर बिटवीन द रबी एंड खरीफ। रबी और खरीफ के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है थोड़ा सा, उसमें ये फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रबी फसल कौन कौन सी होती है, तो वीट, बार्ली, ग्राम, पी, मस्टर्ड आर द मेजर रबी क्रॉप्स, ठीक है। और इनके नाम भी आप देखेंगे उस छोटे होते हैं, वीट, बार्ली, ग्राम, ठीक है, शॉर्ट नेम्स हैं। इसके बाद खरीफ में कौन कौन सी फसलें होती हैं, राइस, मेज़ यानी कि चावल, मक्का जो कॉर्न खाते हैं आप, ठीक है, ज्वार, बाजरा, इसके अलावा मूंग, कॉटन, ठीक है, जो रुई होती है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, जूट, ग्राउंडनट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सारी जो हैं खरीफ फसलें। इसमें से कम 3 या 4 तो आपको याद होनी चाहिए विद डेफिनेशन। रबी क्रॉप्स तो उसको आपको पता होना चाहिए कि कब वो कल्टीवेटेड होती हैं, कब उन्हें शोन किया जाता है, और टाइम पीरियड, और दो एग्जाम्पल के साथ आपको याद होना चाहिए। अगर हम जैद क्रॉप की बात करें तो इसमें कौन सी फसलें होती हैं, मेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, ठीक है, जैसे खीरा हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, इस तरह की जो फसलें होती हैं। इसके अलावा मौसम की जो सब्जियां होती हैं, लौकी, भिंडी, तो ये सब किस में आती हैं, जायद क्रॉप्स में ही आती हैं। इसके बाद आपको थोड़ा सा दिया हुआ है एक और डिफरेंस कि ये किस जगह पे उगाई जाती हैं, तो देख लेते हैं। रबी क्रॉप जो है ये इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में उगाई जाती हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। यानी अगर आप इंडिया का मैप को इस तरीके से कैटेगराइज करेंगे तो यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, पंजाब, यहाँ पे ये वाला एरिया होता है ना, यहाँ पे ये फसलें उगाई जाती हैं। और अगर हम खरीफ की बात करें तो ये कहाँ पे उगाई जाती हैं, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, जो इधर वाला एरिया होता है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट का और थोड़ा सा इधर वेस्ट का, तो ये वाले एरिया में, तमिलनाडु, नीचे केरला में, यहाँ सब उगाई जाती हैं हमारी खरीफ फसलें। अब फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद उनको सॉर्ट करके सॉल्यूशन भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा है मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर रबी, खरीफ एंड जायद क्रॉप्स यूज इन योर होम। आपके घर में रबी, खरीफ और जायद फसलें जो यूज़ होती हैं, ठीक है, ऐसी आपके घर में जो यूज़ होती हैं उनके आपको लिस्ट बनानी है। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एनी 3 क्रॉप रिलेटेड टू प्लांटिंग एग्रीकल्चर यूज्ड इन योर होम। प्लांटिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो फसलें आपके घर में यूज़ होती हैं वो आपको 3 बताना है, कोई 3 ऐसी फसलों का नाम। थर्ड क्वेश्चन में बोला है व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर का साइलेंट फीचर्स क्या है, मतलब विशेषताएं क्या हैं, उन्हें आपको शॉर्टलिस्ट करना है। और फोर्थ में पूछा है फार्मिंग इन इंडिया इज़ अ गैम्बल, यानी कि जो इंडिया में खेती करना है वो एक जुआ है। जुआ मतलब क्या होता है, सट्टेबाजी, ठीक है, उसमें कुछ लगाता है, इंसान हार जाता है। तो इस तरीके के बोल रहे हैं कि जो फार्मिंग है इंडिया में गैम्बल है। डू यू एग्री दिस, क्या आप एग्री करते हैं, आपकी क्या राय है। गिव टू रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। अगर आप बोलते हैं कि हाँ ये गैम्बल है, खेती करना एक जुआ है, तो उसके रीज़न में, हाँ के रीज़न में आप 2 स्टेटमेंट दीजिए कि इस कारण से है, और अगर नहीं है तो उसका भी बताइए कि इस कारण से नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर रबी, खरीफ, जायद क्रॉप्स यूज इन योर होम। आपके घर में कौन कौन सी फसलें यूज़ होती हैं। मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दिया है जिससे आपको याद करने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। सबसे पहले रबी, फिर खरीफ, फिर जायद क्रॉप्स हैं। तो रबी में कौन सा होता है, वीट, आप सबके घर में यूज़ होता है, ठीक है, आप सब रोटी खाते हैं, गेहूं से खाते हैं ना, गेहूं से बनी होती है। इसके बाद बार्ली, इसके बाद इसके अंदर होता है ग्राम, पी, मटर सब खाते हैं, मस्टर्ड और ओट्स, ठीक है, ओट्स खाते हैं, दलिया खाते हैं ना, टाइप ऑफ दलिया खाते हैं, तो वो सारी किस में आती हैं, रबी फसल्स में ही आती हैं। खरीफ में क्या है, राइस, ठीक है, मेज़, इसके अलावा ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, मूंगफली यानी कि सोयाबीन। तो ये जो फसलें हैं ये खरीफ की हैं, तो ये सारी आपको याद रखनी है। और थर्ड जायद में कुकुम्बर, खीरा आप खाते हैं सैलेड में, मेलन, तरबूज,
खरबूज और पम्पकिन, ठीक है, कद्दू सब्जी होती है। इसके अलावा और भी सब्जियां होती हैं, पर आपको मिनिमम 4 नेम्स तो याद रखने हैं, और एग्जाम में भी ऐसे टेबल बना के लिस्टिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर पे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना है, और वरना तो ये आंसर्स जो हैं वो मैं सारे टेलीग्राम पे डाल देती हूँ, तो वहाँ से भी जाकर आप लिख सकते हैं और स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं ये कोविड चल रहा है, एग्ज़ाम कब हो कैसे हो, तो इन वर्कशीट को अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। क्या पता इन्हीं से आपके मार्क्स लगाए जाएँ या फिर इन्हीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएँ, तो इसको बहुत सीरियस होकर करें और इसको अच्छे से स्टोर करके रखें। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ एनी 3 क्रॉप रिलेटेड टू प्लांटिंग एग्रीकल्चर यूज्ड इन योर होम। प्लांटिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्रॉप हैं उन्हें बताइए आप। मैंने बताया था कि जो प्लांटिंग है वो कमर्शियल का ही पार्ट होते हैं, ठीक है, कमर्शियल का ही है ये। द नेम ऑफ क्रॉप रिलेटेड टू प्लांटिंग एग्रीकल्चर आर टी, कॉफ़ी, शुगर केन। तो हर किसी के घर में टी और कॉफ़ी तो यूज़ होता ही है, और शुगर केन यानी गन्ने से रिलेटेड, तो आप गन्ने से ही तो बना होता है, चीनी और गुड़ वो भी तो आपके घरों में यूज़ होता है, ठीक है, तो ये 3 आप याद रख सकते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर। मैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर में आपको यहाँ पे चैप्टर में ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है, अगर हम सेपरेट चैप्टर पढ़ते तो अच्छे से मैं आपको डिस्क्राइब कर पाती, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर एक्चुअल में होता क्या है। आपके पास एक लैंड है, ठीक है, आपके पास एक लैंड है, वहाँ पे आपको फसल उगानी है लेकिन ज़्यादा मात्रा में उगानी है, तो क्या करते हैं, एक ही साल में उसमें कई तरह की फसल उगाते हैं, ठीक है। पहले कोई सब्जी उगा दी, फिर वो 2-3 महीने में तैयार हो गई, उसे हटा के फिर दूसरी फसल उगा दी। यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ करते हैं, केमिकल्स का भी यूज़ करते हैं, और क्या करते हैं, एक लैंड पर ही कई तरह की फसलें उगाते हैं, इसलिए इसे इंटेंसिव कहते हैं। इंटेंस मतलब जो पास पास हों, हिंदी में गहन या सघन कहते हैं, जो क्लोज हों, ठीक है। तो यहाँ पे कई तरह की फसलें एक ही साल में उगा ली जाती हैं, और उसका क्या किया जाता है, उसका भी मतलब बेचा जाता है और कमर्शियल की तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका नाम इंटेंसिव है। मतलब कम लैंड में ज़्यादा प्रोडक्शन करना, ठीक है, लो लैंड में, छोटी लैंड में, कम लैंड में ज़्यादा प्रोडक्शन करना, ये इसका मतलब होता है। अब आपको आंसर समझ में आ जाएगा। अब जब इसके फीचर्स लिखने हैं तो आप बता पाएंगे। द साइलेंट फीचर ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर आर एज फॉलोज। क्या क्या होते हैं? नंबर 1, इट इज़ डन ऑन लार्ज फार्म, बड़े बड़े फार्म पे किया जाता है। मॉडर्न मशीन का यूज़ होता है। हाई प्रोडक्टिविटी सीड्स का इस्तेमाल होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इन इट। इसके अलावा कनाल्स एंड ट्यूबवेल्स आर यूज्ड टू इरीगेशन। कनाल्स का यानी नहरों का और ट्यूबवेल्स का यूज़ होता है। मोर देन 1 क्रॉप इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में एक से ज़्यादा फसलें उगाई जाती हैं इन लैंड्स पर। किन पर? इंटेंसिव एग्रीकल्चर में। तो ये इसके फीचर्स हो गए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 1 सेकंड के लिए छोड़ देती हूँ। इसके बाद कम टू द नेक्स्ट, 4th क्वेश्चन में पूछा है, फार्मिंग इन इंडिया इज़ अ गैम्बल। जो अभी हमने बताया था क्या जुआ है। डू यू एग्री दिस? अगर एग्री हैं तो सपोर्ट करिए। तो मैंने लिखा है फार्मिंग इन इंडिया इज़ अ गैम्बल, आई कम्प्लीटली एग्री दिस। या फिर आप शुरू करते हैं यस आई एग्री दिस फॉर दिस रीज़न। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि हाँ हम एग्री हैं। क्यों एग्री हैं? आई कम्प्लीटली एग्री दिस बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीज़न। कुछ कारणों से मैं एग्री हूँ। किस लिए? पहला 1, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ओवर ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया आर वेरी मच डिपेंड अपॉन द मानसून रेनफॉल। भारत में जो कृषि है उसका आप देखेंगे ना, 60% जो फार्मर्स होते हैं किस पे डिपेंड होते हैं? बारिश पे डिपेंड होते हैं कि बारिश होगी तो भैया उनकी फसल अच्छी होगी, और अगर नहीं होगी तो ख़राब। मतलब कई बार तो क्या होता है, बारिश होती ही नहीं है। कई बार क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो भी फसलें ख़राब हो जाती हैं, या फिर बारिश इतनी होती है जितना फसल को रिक्वायर्ड है उतना पानी मिलता ही नहीं है। अब क्या होगा, उनकी जो फसल उगाई थी वो पूरी ख़राब हो जाती है, या उससे आधा ही प्रोडक्शन मिल पाता है। जितना उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया, मतलब जितना पैसा लगाया, बीजों के लिए मेहनत लगाई, वर्कर्स लगाए, ठीक है, उतना भी उनको नहीं मिल पाता। तो क्या हुआ, लॉस हो गया कि हमने इतना लगाया, ठीक है, 5,000 लगाए, 10,000 लगाए, लेकिन उल्टा उनको और ज़्यादा नुकसान ही हो गया, कर्जा ही चढ़ गया। तो ये क्या है, एक गैम्बल है, जुए की तरह है। सेकेंड क्वेश्चन है, फार्मर डू नॉट गेट द राइट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स। कई बार क्या होता है, फार्मर्स राइट प्राइस नहीं पाते हैं अपने क्रॉप्स का। आपने कई बार न्यूज़ में भी देखा होगा कि बहुत सारे किसान अपने टमाटर को फेंक दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उगाने में, किसी पर्टिकुलर चीज़ को उगाने में जितना प्राइस लगा, जब वो मार्केट में लेके जाते हैं तो उन्हें ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा आ जाता है, ठीक है, लेबर्स का भी खर्चा आ जाता है उठवाने में, और उसके बाद जब उसे बेचने जाते हैं तो जितना उन्होंने लगाया
मान लो उनने 1 रुपये लगाया तो अब उनको 90 पैसे मिल रहे हैं, मतलब जितना लगाया उससे भी कम मिल रहे हैं, तो ये क्या हुआ, उनका लॉस हो गया। ठीक है, तो इस कारण से भी कई बार उनको मार्केट में सही प्राइस नहीं मिलता, ये भी एक कारण है। थर्ड है ड्यू टू अनसर्टेनिटी। वैसे आपको 2 रीज़न लिखे हैं पर मैंने आपको 3 रीजंस लिखा दिए हैं, एक फॉर सेफ साइड कि आप 3 में से आपको 2 तो याद रहेंगे ही। ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ अटैक ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स और क्रॉप्स। कई बार क्या होता है, अनसर्टेनिटी, अचानक या अनिश्चितता बोल सकते हैं कि पता भी नहीं होता और अटैक हो जाता है किसी टाइप इंसेक्ट का या किसी एनिमल का। इसका लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं, ग्रास हॉपर अटैक, जो आपने देखा होगा, सुना होगा, टिड्डियों का आतंक या टिड्डियों का अटैक। टिड्डी क्या होते हैं, एक टाइप ऑफ ग्रास होपर्स ही होते हैं, ये फसलों पर अटैक कर देते हैं, फसलों को बर्बाद कर देते हैं। अब किसान को पता ही नहीं, अचानक से आके टिड्डियों ने उसकी फसल पर अटैक किया, फसल सारी खराब हो गई। अब उसने जितना पैसा लगाया था वो तो सारा वेस्ट हो गया, उसे तो पता भी नहीं था ना इस चीज़ का। और कई बार ऐसे क्या होता है कि कोई जानवर आ गया, उसने फसलें बर्बाद कर दी। तो इन सम रीज़न से क्या होता है कि इंडिया में जो कृषि है वो एक गैम्बल की तरह ट्रीट की जाती है, मतलब जुए की तरह ट्रीट की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कई बार किसान थोड़ा सा लगा के भी कई बार खुश हो जाता है, ज़्यादा वो पा लेता है प्रॉफिट, और कई बार क्या होता है वो कर्जे में डूब जाता है और अधिकतर कर्जे में डूबे रहते हैं। तो ये इसका भी सॉल्यूशन हो गया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हमने सोशल स्टडीज़ की क्लास 10th की वर्कशीट सॉल्व कर ली, ये थी इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम में भी मैंने सॉल्व करके डाल रखी है, तो यहाँ इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में वर्कशीट्स डाली जाती हैं। आपके कोई भी फ्रेंड्स हों तो उनके साथ शेयर करें। साथ में हमने एक मास्टर क्लास का वीडियो शेयर किया है कि एक प्लान है, वहाँ पर जाके आपको वोट देना है, स्पेशल अनाउंसमेंट। स्पेशल अनाउंसमेंट्स है कि हम एक मास्टर क्लास शुरू करने वाले हैं, उसमें हम बच्चों की राय जानना चाहते हैं। अगर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे तो हम सेपरेट क्लासेस स्टार्ट करेंगे पर्टिकुलर चैप्टर की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेबस छूट गया है कोविड की वजह से, और वर्कशीट में वो पूरे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो पाते, एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो ऐसे में सेपरेट क्लासेस जहाँ पे उन्हें सेपरेट चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, मैथ, साइंस और सोशल साइंस के, जिससे वो अच्छे से अपना सिलेबस कवर कर पाएँ। तो आप भी वो वीडियो देखें, और अगर आपका भी कोई राय है, आप भी चाहते हैं स्पेशल क्लासेस, तो उसके लिए आप भी ज़रूर कमेंट करें कि किस सब्जेक्ट की चाहते हैं, किस मीडियम में चाहते हैं, स्पेशली फॉर 9th एंड 10th। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, तभी हम ये बैचेज स्टार्ट कर पाएंगे। आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम पे भी मुदिता IAS वॉरियर को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे हम नोट्स और बाकी चीज़ें वहाँ पे शेयर कर देते हैं, तो वहाँ से आप स्टोर करके डाउनलोड करके PDF रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।